बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑपरेशनल रिसर्च में ये हमारी फोर्थ वीडियो है, जिसमें हमने इससे पहले ऑपरेशनल रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहला जो मेथड था वो था ग्राफिकल मेथड। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था अलजेब्राइक मेथड, और देन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास मोर मॉडिफाइड मेथड है एज कम्पेयर टू द ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्राइक मेथड है। इसमें हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स को भी हम डील कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड अगर एलपीपी मॉडल में गिवन है तो हम उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में हम गो थ्रू करेंगे एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल को हम पिक करेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करते हुए हम एक एलपीपी को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बात हमने लिखी हुई है कि सिंप्लेक्स मेथड इन ऑपरेशन रिसर्च इज यूजफुल टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स containing more than two variables. It is also pure mathematical problem, so इसके अंदर एरर की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होगी। ठीक है, इसमें हमने न्यू टर्मिनोलॉजीज वो हमने वैसे ही डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। स्लैक वेरिएबल्स को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एल्गोरिदम टू सॉल्व एलपीपी इन ओआर बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, ये वाला भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो उसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द एल्गोरिदम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसको हम स्टेप वाइज वैसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में डिटरमाइन आ स्टार्टिंग बेसिकल फिजिबल सॉल्यूशन, यानी जो हमें एक एलपीपी मॉडल गिवन होगा उसको उससे हमने एक स्टार्टिंग फिजिबल सॉल्यूशन बनाना होता है, जिसको हम यूज़ करते हुए फिर हम अपने सॉल्यूशन को फर्दर सॉल्व करते हैं और हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट एंड एंटरिंग वेरिएबल यूजिंग द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, यानी अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास रोज हम बना लेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास रोज गिवन होंगी। तो हम उसमें देखेंगे हमें किस तरह की ऑप्टिमैलिटी कंडीशन गिवन है, देन हम उनको यूज करते हुए एंटरिंग वेरिएबल को डिसाइड करेंगे। इफ देयर इज नो एंटरिंग वेरिएबल देन स्टॉप, अदरवाइज go to the step number 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द लिविंग वेरिएबल बाय यूजिंग द फिजिबिलिटी कंडीशन। अगेन फिजिबिलिटी कंडीशंस को मद्देनजर रखेंगे और देखेंगे लिविंग वेरिएबल कौन सा होता है। डिटरमाइन द न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट गॉस जॉर्डन कंप्यूटेशंस, यानी हम यहाँ पे हमारा जो न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमें गॉस जॉर्डन कंप्यूटेशन यूज करनी पड़ेगी और देन हमारे पास एक नया टेबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है, जिसको हमें सिंप्लेक्स मेथड की एक प्रॉब्लम गिवन है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। एग्जांपल हमारे पास है कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y विच इज सब्जेक्टेड टू द 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 5। ये वाली एग्जांपल जो कि टू वेरिएबल्स में है तो और हमारे पास यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट एज वी नो दैट कि हम सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लेक्स से ही सॉल्व करेंगे। नो डाउट अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करें तो हमारा आंसर सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम अपने गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको लिखने का तरीका पहले भी बताया कि हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैक्सिमम z तो एज इट इज आ जाएगा, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनमें हम स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देखा जाए तो हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 है। इट मीन्स कि इसमें कुछ चीज़ हम ऐड करें तो देन ये इक्वल हो सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस s1 इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि ये s1 जो है ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सिमिलरली हम हमारे पास x प्लस 2y प्लस s2 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास s2 भी एक पॉजिटिव नंबर है। इसकी कंडीशंस हमने नीचे गिवन की हुई है कि x y
S1 और S2 दीज ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। ओके, अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है। अब हम इससे टेबल बनाते हैं। टेबल किस तरह बनाएंगे, हम आपके सामने टेबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको आइट्रेशन 1 कहेंगे, आइट्रेशन 0 कह दें, 0 से स्टार्ट करें आइट्रेशन। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने बेसिक कॉलम दिया और इसके अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स गिवन थे x, y, s1, s2 और साथ में हमने सोल्यूशन रख लिया। सोल्यूशन बेसिकली इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये होगा कांस्टेंट। ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास z वाला जो फंक्शन गिवन है जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट में देखिए हमारे पास 2x प्लस 3y है। तो हम ये जो x का कोएफिशिएंट है इसको माइनस से हम लिखेंगे तो -2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर हम इसको 3y को हम इसका कोएफिशिएंट माइनस में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया -3, ठीक है। अब इसमें देखिए तो हमारे पास जो z वाले फंक्शन है वो तो है ही नहीं है, ठीक है, सॉरी z वाले नहीं, ये s1 वाले, s1 भी 0 और s2 भी 0, तो इसका जो कोएफिशिएंट है 0 वो भी यहाँ पे हमने लिख दिया और s2 का कोएफिशिएंट भी 0 वो भी नहीं यहाँ से लिख दिया। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कांस्टेंट भी कोई भी नहीं है तो इसको भी हम 0 सपोज कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। फर्दर ये तो हमारे पास हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख लिया। अब इस तरह कांस्टेंट को भी लिखेंगे, ये वाली कांस्टेंट और ये वाली कांस्टेंट। देखा जाए तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, वो हमने 2 मेंशन कर लिया, y का 1 है, s1 का 1 है और s2 यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब है कि s2 का 0 है तो वो हमने 0 लिख लिया। साथ में कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद था तो वो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। सिमिलरली हम इस कांस्टेंट के बारे में भी ऐसे करेंगे कि 1 2, यहाँ पे देखें s1 का 0 है और 2 का s2 का 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 5 हो गया, ठीक है। ये काम हमने कर लिया, इससे हमें हमारे पास इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बन गया, इसको हम इनिशियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हमारे प्रॉब्लम को देख के हम टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने वैल्यूज रखी हुई है ना, ये वो वाली वैल्यू रखी हुई है जो ओरिजिनल प्रॉब्लम का पार्ट नहीं थी। देखा जाए तो S1 भी ओरिजिनल प्रॉब्लम में नहीं था, S2 भी ओरिजिनल प्रॉब्लम में नहीं था, ये हमने खुद से डिसाइड किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो वाले वेरिएबल्स रखने होते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें देखें तो किस वेरिएबल को हम S1 या S2 की जगह पे रखें, x को या y को। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, y का कोएफिशिएंट है 3। तो देखा जाए तो अगर हमारे पास x की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो हमारे पास ये जो z है ये कितना इंक्रीज होगा, ये 2 यूनिट इंक्रीज होगा। लेकिन जब मैं y की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो मेरे पास जो z है ये 3 यूनिट इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली मैं प्रेफर ये करूंगा कि मैं y को इंट्रोड्यूस करवाऊं ताकि मेरे जो z है वो जल्दी इंक्रीज की तरफ मूव करें। तो इसलिए हमारे पास जो एंटरिंग वेरिएबल होगा वो हम y को सपोज करेंगे दिस इज एंटरिंग वेरिएबल। तो इसके लिए हम जब ये हमारे पास ये वाला कॉलम एंटरिंग वेरिएबल का कॉलम बन गया, ओके, तो हमारे पास ये जो y एंटरिंग कॉलम बन गया, इसके साथ हम सॉल्यूशन की रेशियो फाइंड करेंगे। यानी कि हम सॉल्यूशन कॉलम में देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो 4 की रेशियो इसके साथ लेंगे तो 4/1 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह हम 5 की रेशियो 2 के साथ लेंगे तो ये 5/2, ये हमारे पास बन जाएगा 2.5, ठीक है। इसको हम अपने टेबल में हम लिख लेते हैं। एंटरिंग वेरिएबल हमने y डिसाइड किया, रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, ये हमारे पास आ गया 4/1 विच इज इक्वल टू 4 और 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। इसमें हम देखें तो हमारे पास मिनिमम रेशियो ये वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो S2 है ये लीव कर जाएगा, ठीक है, हमारे पास S2 लीव कर जाएगा। यानी कि हम जब नेक्स्ट आइट्रेशन बनाएंगे, ये वाली 0 वाली आइट्रेशन से 1 वाली आइट्रेशन बनाएंगे तो इस y को हम S2 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात लिख भी लेते हैं कि y एंटर्स एंड S2 लीव्स, ये बात हम साथ में पेपर में मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आइट्रेशन बनेगी, उसका टेबल कैसे बनेगा, उसका टेबल हम बना लेते हैं। अब
देखें तो ये हमारे पास टेबल बन गया जिसमें हम देखें तो y यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है S2 की जगह पे, बाकी सारा टेबल सेम एज इट इज लिखा हुआ है, यानी कि x1 x y s1 s2 और सोल्यूशन एज इट इज है, सिर्फ S2 की जगह पे हमने y को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ओके तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें जी हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है वो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, इसको हमने करना है 1 बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किए हुए हैं, कंप्यूटेशनल मेथड जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसको 1 करना है तो इसका मतलब पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर दें। तो जब पूरी रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका 1 और इसका हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा और ये भी 5/2 रह जाएगा। तो हम इसको ज़रा लिख लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2, 1 0 1/2 और 5/2। अब गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करते हुए हम ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं इनको 0 बनाना है। ठीक है, तो ऊपर वाली एंट्रीज को 0 बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि देखिए जी ये वाली हमारे पास -3 है। ठीक है, तो इस -3 को हम +3 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन +3 इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हम ये वाली एंट्री मल्टीप्लाई करें ये। ठीक है, क्योंकि पूरी रो को हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाली पूरी रो को देखें जी, इससे पहले वाला नंबर है -2, इसको भी हम फिर 3 इंटू देखें 1/2 है तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 हमने वैसे लिख लिया, फिर उसके बाद 0 वाली एंट्री है, फिर 0 वाली एंट्री है और फिर 0 वाली एंट्री है, इसमें भी प्लस 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 3 और साथ में हमारे पास ये यहाँ पे अब 0, थर्ड एंट्री फिर 1/2 और फिर हमारे पास 5/2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें तो फर्स्ट एंट्री देखें जी -2 प्लस 3/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बनता है -1/2 0 0 3/2 15/2। सिमिलरली हमारे पास ये वाली जो एंट्री है इसको भी हम बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। इस वाले को 0 करने के लिए हम ये इस पूरी रो में से ये वाली पूरी रो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 3/2 0 1 -1/2 और 3/2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास बन गया। इसको ज़रा सारा जो रेजर है इसको रिमूव कर दें। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा मोस्ट नेगेटिव जो फैक्टर है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम एंटरिंग वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जब रेशो बनाएंगे तो ये 3/2 ओवर 3/2, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। 5/2 ओवर 1/2 विच इज इक्वल टू 5। इसमें देखें तो हमारे पास ये वाली मिनिमम रेशियो है, तो इसका मतलब है कि S1 लिविंग वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है, देखें जी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको 1 करेंगे, इसके ऊपर वाली वैल्यू को और इसके नीचे वाली वैल्यू को 0 0 कर देंगे। देखा जाए तो हमारे पास जो टेबल बनता है इसमें S1 की जगह पे x आ चुका है। इसमें देखें तो हमारे पास ये 1 हो गया, इस पूरी रो को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करके ये 0 रह गया। 2/3 इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 और इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, अब इसको ऊपर हमने 0 करना है, तो 0 ऊपर करने के लिए हम इसको दोबारा गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 1। दूसरी हमारे पास एंट्री है 0 प्लस 1/2 इंटू 0। फिर हमारे पास है 0 प्लस 1/2 इंटू 2/3। फिर हमारे पास है 3/2 प्लस 1/2 इंटू -1/2 1/3 है। ठीक है, ये वाली 1/3 है। और फर्दर देखें 15/2 प्लस 1/2 इंटू 1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0, इसका भी आंसर 0, इसका आंसर 1/3, इसका आंसर हमारे पास आएगा, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 0 0 1/3 4/3 और 8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। फर्दर हमने नीचे वाली जो रो है इसको भी हमने सेम एज इट इज सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 0 1 -1/3 2/3 और 0 अब 2।
अब देखें तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव वाला इंटीजर नहीं रह गया। देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी, और साथ में ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अब हमारे पास कोई भी एंटरिंग वेरिएबल नहीं मिल रहा। जब हमें एंटरिंग वेरिएबल नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि नो एंटरिंग वेरिएबल फाउंड, सो दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड हेंस द ऑप्टिमल वैल्यू कैन बी फाउंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें यहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है x विच इज इक्वल टू 1, y विच इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे जो S1 और S2 हमने जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो हमारे पास जो कि वो बेसिक में मौजूद नहीं है, तो वो वाले ज़ीरो हो गए। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अब किसी प्रॉब्लम में हम देखें तो यहाँ पे x ना मौजूद हो, यानी कि x की जगह पे S1 मौजूद होता सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास S1 की वैल्यू 1 होनी थी, y की वैल्यू 2 होनी थी, और x की वैल्यू 0 होनी थी। तो हमारा जो सोल्यूशन बनना था वो बनना था x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा सोल्यूशन होना था। यानी कि जो वैल्यू, जो वेरिएबल इसके अंदर मौजूद नहीं होते वो तमाम वेरिएबल्स ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बन गया था और इसको हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। एक और एग्जाम्पल इसी के साथ सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे z की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करके दिखा दी, और वो भी हम देखें यहाँ पे इससे हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर से हमें नज़र आ रही है कि z की वैल्यू 8 है मैक्सिमम। ओके, फर्दर हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है, ये थोड़ी सी लंबी एग्जांपल है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपलेक्स मेथड के इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये देखें जी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y। ये सब्जेक्ट कर रहा है 6x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 25, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, माइनस x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 1, और y लेस देन और इक्वल टू 2। सिमिलरली हमारे पास जो x और y पे कंडीशन होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल हम कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम फर्स्ट कॉन्स्टेंट के लिए S1 असाइन करेंगे, सेकंड कॉन्स्टेंट के लिए S2 असाइन करेंगे, थर्ड के लिए x3 और फोर्थ के लिए x4। तो देखा जाए हमारे पास मैक्सिमम z वैसे ही फर्स्ट के लिए हमने ये असाइन कर लिया। यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे अभी नज़र आई है कि ये हमारे पास इक्वल का साइन अब यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा लिए हैं। ये सारे इक्वल के साइन मौजूद होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अपने बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जो कंडीशन लग गई है x y z और S1 S2 S3 ये सारे इक्वल टू 0 होंगे। यहाँ पे z वाला मौजूद ही नहीं है, तो z वाला क्यों लिख दिया। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हमारा गिवन एलपी मॉडल बन गया। अब इससे हम फर्स्ट जो इनिशियल टेबल होता है उसको हम बनाते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने इसको इटरेशन 0 कह दिया। ठीक है, तो इसमें हमने अपने जितने भी वेरिएबल से x y s1 s2 s3 s4 और सोल्यूशन बना लिया। हम इसके कॉलम में बना लेते हैं। हम कॉलम में लिखते हैं z, और जितने भी बेसिक वेरिएबल्स हैं जो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं थे उनको हम लिख लेते हैं s1 s2 s3 और s4। ठीक है, देखें ये सारे वो वाले हैं जो ओरिजिनल प्रॉब्लम में मौजूद नहीं थे, जो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, यानी कि इनको हम लाजमी तौर पे 0 रखना चाहते हैं। अब देखें तो हमारे पास z रो में हम कैसे लिखेंगे। z रो का कोएफिशिएंट x5 है, ठीक है, और y का कोएफिशिएंट 4 है, तो हम लिखेंगे -5 -4। S1 S2 S3 S4 ये सारे 0 हो जाएंगे, और सोल्यूशन भी हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी मौजूद नहीं है। फर्दर हम लिखते हैं नीचे वाला सारा टेबल हम इन कांस्टेंट्स की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, अगर देखें x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनमें देखें तो 6 1 -1 0, तो 6 1 -1 0। फिर y के कोएफिशिएंट देखें 4 2 1 और यहाँ पे फिर 1, तो देखें जी 4 2 1 1। फिर S1 का देखें तो S1 सिर्फ इसी फर्स्ट वाली कांस्टेंट में मौजूद है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसका मतलब कि ये 1 बाकी सारे 0। फिर S2 की देखी जाए तो S2 सिर्फ सेकंड कांस्टेंट में मौजूद है, तो उसका सिर्फ सेकंड वाला 1 बाकी सारे 0। S3 के लिए थर्ड वाला और S4 के लिए फोर्थ वाला। फिर साथ में कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट्स में देखें 24 6 1 और 2, ये 24 6 1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन गया। अब इस टेबल में हमने अगेन चूंकि मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम के लिए हम अगेन मोस्ट नेगेटिव नंबर असाइन करेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव नंबर देखें हमारे पास x बनता है। ठीक है, तो x के साथ हमने सॉल्यूशन की रेशियो फाइंड करनी है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये देखें जी 24 को 6 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर, 6 को 1 पे डिवाइड करें तो 6 आंसर, 1 को -1 पे डिवाइड करें तो -1 आंसर, 2 को 0 पे असाइन करें तो ये 0 बाय 0 यानी कि दिस इज इन्फिनिटी आंसर। तो हमने क्या करना होता है, हमने मोस्ट स्मॉलेस्ट मिनिमम रेशियो फाइंड करनी होती है, मिनिमम पॉजिटिव रेशियो, तो वो बेसिकली हमारे पास ये वाली बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात लिख देते हैं कि हमारे पास जो रेशियो बन रही है ये 4 है। अब इसके लिए जो कि ये मिनिमम ये वाला कॉलम है, तो इसका मतलब है कि S1 जो हमारे पास है ये लीविंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब नेक्स्ट हम जब आइट्रेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास S1 की जगह पे x होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास अगेन हमने सारे जो वेरिएबल्स हैं वो वैसे असाइन कर लिए। बेसिक का जो कॉलम बनाएंगे उसमें देखेंगे कि S1 की जगह पे हमारे पास x मौजूद है। अब हम गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से देखेंगे कि हमने गॉस जॉर्डन मेथड की वजह से हम देखेंगे कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, इसको 1 होना चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2/3 1/6 0 0 0 और 4। इसके ऊपर वाली जो हमारे पास रो है उसका जो कोफिशिएंट है -5, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी कॉलम को पूरी रो को हम लिख लेते हैं। ठीक है, 5 0 है। ठीक है, उसके बाद हमने 5 से इस वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इससे प्लस कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगी। ये 1/6 है, फिर प्लस 0, फिर प्लस 0, फिर प्लस 0 0। फर्दर देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री 0, ये वाली एंट्री हमारे पास इसका आंसर आएगा 10, तो ये -3/3 तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 -1। ये हमारे पास आ गया 5/6। ठीक है, इसको रेज करके लिख लेते हैं। सिक्स, ये हमारे पास 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो इनको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन गया -2/6 5/6 0 0 0 और ये 20। लास्ट वाली हमने एंट्री लिखी नहीं थी शायद। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 हो गया। फर्दर हम सेम इसी तरह ये वाला जो कॉलम है इसको भी हम फिल कर लेते हैं। ये बन गया 4 3/2 0 4/3 -1 और 6 1 0 0 2। सिमिलरली S3 का कॉलम और S4 का कॉलम हमने ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास y वाला चूंकि मोस्ट नेगेटिव है इस पूरे कॉलम में, तो हमारे पास y इज एज एंटरिंग वेरिएबल। रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन की रेशियो इसके साथ निकालें तो 4 डिवाइडेड बाई 2/3 6 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड 4/3 3/2, 5 डिवाइडेड 5/3 3 हो गया और 2 डिवाइडेड बाई 1 2 हो गया। ठीक है, इसमें मिनिमम रेशियो देखें तो देखिए सारी पॉजिटिव है, इनमें से हम मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम बेसिकली ये है 1/5। ठीक है, 1.5, तो ये हमारे पास मिनिमम रेशियो बन गई और इसके एतबार से हमारे पास S2 लिविंग वेरिएबल बन गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास देखेंगे S2 की जगह पे y इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन का कॉलम बना लेते हैं। बेसिक हमने वेरिएबल्स लिख लिए, साथ में हम देखें तो हमारे पास x और y यानी कि S2 की जगह पे हमने y इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब इसका कॉलम बनेगा तो इसका कॉलम देखें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, तो इसको हमने 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी कॉलम को, इस पूरे रो को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये तो 0 रह जाएगा, ये 1। इस वाले नंबर को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, इस वाले को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, ये 0 0 और इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2। ओके, इसी के साथ हम गॉस जॉर्डन मेथड अब यूज करते हैं ऊपर वाली रोज को फाइंड करने के लिए। देखा जाए तो हमने इसको 1 किया तो इसके ऊपर वाले भी 0 और इसके नीचे वाले भी 0, तो इसको गॉस जॉर्डन मेथड से हम 0 बना लेंगे। ठीक है, तो वो आपके सामने ये सारे वैसे के वैसे बन जाएंगे। ये वाला भी 0 हो गया, ये हमारे पास चारों 0 हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है। एंटरिंग वेरिएबल हमने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू निकालनी होती है मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम z फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कोई भी मौजूद नहीं है, यहाँ की नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इट मीन्स के दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। हम यहाँ पे मजीद आइट्रेशंस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि सिंस देयर इज नो एंटरिंग वेरिएबल सो द लास्ट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/2। यानी कि ऑब्वियसली हमारे पास ये जो x की वैल्यू है वो हमें मिल गई है 3, y की वैल्यू है 3/2, और देखें S3 और S4 की वैल्यू 5/2 1/2 आ गई है। लेकिन हमें जो S3 और S4 की वैल्यू बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमारा जो Z है इट्स ओनली डिपेंडेड ऑन XY। S3 S4 डजेंट मैटर क्या वैल्यूज उनकी आती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर एक और बात यहाँ पे देखी जाए, S3 की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई है, S4 की वैल्यू 1/2 आ गई है, और S1 और S2 के बारे में क्या ख्याल है। S1 भी 0 है, S2 भी 0 है। ठीक है, यानी कि जो जो वैल्यूज इस कॉलम के अंदर मौजूद नहीं होते, जो वेरिएबल्स इस कॉलम के अंदर मौजूद नहीं होते, उनकी वैल्यूज हमेशा 0 के इक्वल होती है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोएफिशिएंट है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वेरिएबल है वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, तो हम उसको भी फिर 0 ही कहेंगे। ठीक है, वो भी हमारे पास 0 हुआ करेगा जब हमारे पास x इस कॉलम के अंदर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था अबाउट सिंप्लेक्स मेथड। इसके बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड को। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।